रात के अंधेरे में कुछ सच हमेशा के लिए दफन कर दिए जाते हैं। कुछ कहानियां कभी उजागर नहीं होती और कुछ मौतें सिर्फ एक हादसा नहीं होती बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही मौत की जो सिर्फ एक मौत नहीं थी बल्कि एक ऐसी पहेली थी जिसने भारत की सबसे गुप्त एजेंसी आरआईबी को हिलाकर रख दिया। एक सीक्रेट एजेंट जो एक खुफिया मिशन पर था अचानक मृत पाया जाता है, लेकिन उसकी मौत के पीछे की परतें जितनी गहरी थीं उतनी ही खतरनाक भी। ऑफिशियली इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन हकीकत कुछ और थी। और जब उसकी डायरी खोली गई तो उसमें जो लिखा था उसने इस पूरे केस को एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र में बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की मौत की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो अपने ही लोगों को निगल जाता है। ये कहानी है एक ऐसे सच की जिसे उजागर करने की सजा सिर्फ मौत होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सच में ये आत्महत्या थी या फिर ये सिर्फ एक मोहरा था जिसे कुर्बान कर दिया गया? और अगर उसे मारा गया तो किसके राज छुपाने के लिए? क्या भारत में कोई अंतर्राष्ट्रीय खुफिया नेटवर्क काम कर रहा था जो हमारे सबसे बड़े दुश्मनों के लिए जासूसी कर रहा था? और सबसे डरावनी बात, क्या वो नेटवर्क अब भी एक्टिव है? आज हम इस राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे, पर ध्यान रखना, कुछ राज जितना जानोगे उतना ही खतरनाक होता जाएगा। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली के पॉश एरिया में मौजूद एक हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट के कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कमरे के अंदर एक आदमी की लाश पड़ी थी और उसके बगल में था एक पिस्तौल, एक आधी जली हुई डायरी और खुला हुआ लैपटॉप। मरने वाले का नाम था आदित्य राठौड़, उम्र 38 साल, दिखने में एक आम आदमी, लेकिन असल में वो भारत की सबसे गुप्त एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एक सीक्रेट एजेंट था। वो उन गिने चुने लोगों में से था जिनके बारे में खुद सरकार के अंदर के लोग भी नहीं जानते थे। लेकिन आज वो मरा हुआ था और पहली नजर में मामला साफ लग रहा था, सुसाइड। पुलिस को भी यही बताया गया। केस को बिना जांच के बंद करने के आदेश दिए गए, लेकिन सच हमेशा इतना आसान नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी थीं जो इस कहानी को सिर्फ एक सुसाइड से कहीं ज्यादा गहरी बना रही थी। सबसे बड़ा सवाल यह था, अगर ये आत्महत्या थी तो फिर कमरे का सीसीटीवी फुटेज गायब क्यों था? और अगर उसने खुद को मारा तो फिर उसके शरीर पर संघर्ष के निशान क्यों थे? इससे भी ज्यादा खतरनाक बात थी वो आधी जली हुई डायरी। इस डायरी में जो लिखा था वो सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल षड्यंत्र की कहानी थी। एक ऐसा राज जो अगर खुल जाता तो न सिर्फ भारत की सुरक्षा खतरे में आ जाती बल्कि देश के सबसे बड़े नेताओं के नाम भी इसमें फंस जाते। और शायद इसी वजह से आदित्य राठौड़ को मार दिया गया था। लेकिन असली सवाल यह था, उसे किसने मारा और क्यों? कमरे में मौजूद हर चीज कुछ न कुछ इशारा कर रही थी। उसके लैपटॉप की स्क्रीन अब भी ऑन थी और उसमें एक अधूरी लिखी गई मेल खुली हुई थी। उस मेल में सिर्फ कुछ शब्द थे, मुझे नहीं पता कि मैं कल तक जिंदा रहूंगा या नहीं, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो। बस इतना ही लिखा था और इसके आगे मेल अधूरी थी, जैसे किसी ने उसे बीच में रोक दिया हो। फोरेंसिक टीम आई, सबूत इकट्ठे किए गए, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला, या शायद मिला लेकिन उसे छुपा लिया गया। इस केस को मीडिया में रिपोर्ट तक नहीं किया गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कुछ लोग थे जो इस मौत को एक हादसा मानने को तैयार नहीं थे। उन्हीं में से एक था कबीर माथुर, एक ऐसा पत्रकार जो अपने करियर में कई बड़े घोटाले उजागर कर चुका था। उसे जैसे ही इस मामले की भनक लगी, उसने खुद इस केस की तह तक जाने की ठानी। वो जानता था कि अगर आदित्य राठौड़ जैसा आदमी मारा गया है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और जब उसने खुद इस मामले की पड़ताल शुरू की तो उसके हाथ कुछ ऐसे सुराग लगे जो इस केस को एक खतरनाक मोड़ पर ले गए। आदित्य की मौत से कुछ ही दिन पहले उसे कई अनजान नंबरों से कॉल आ रहे थे। कॉल ट्रेस किए गए, लेकिन वो या तो डिस्कनेक्टेड नंबर थे या फिर इंटरनेशनल प्रॉक्सी के जरिए किए गए थे। इससे एक बात तो तय थी, ये कोई आम खेल नहीं था। लेकिन असली झटका तब लगा जब कबीर को आदित्य की पुरानी डायरी के कुछ पन्ने मिले। इन पन्नों में जो लिखा था वो किसी भी देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं था। आदित्य ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसे एक बड़े इंटरनेशनल स्पाई नेटवर्क का पता चला था जो भारत के अंदर ऑन ऑपरेट कर रहा था। ये नेटवर्क भारत की गुप्त सूचनाएं बाहर भेज रहा था
और इसमें सिर्फ विदेशी एजेंट ही नहीं बल्कि देश के अंदर के कुछ बड़े नाम भी शामिल थे। सवाल यह था, क्या आदित्य को इसीलिए मारा गया था? क्या उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था? और सबसे बड़ी बात, वो लोग कौन थे जो भारत की सुरक्षा से खेल रहे थे? कबीर अब इस केस के हर सुराग को जोड़ने में लगा था, लेकिन जितना वो अंदर जाता उतनी ही ये साजिश और गहरी होती जाती। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे मामले को और भी उलझा दिया। कबीर अपने घर में बैठा इस केस पर रिसर्च कर रहा था जब अचानक उसकी स्क्रीन पर एक अनजान मेल आया। इस मेल में सिर्फ एक वीडियो अटैच था। जब उसने वीडियो खोला तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में एक आदमी नजर आ रहा था जिसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आवाज सुनकर कबीर का खून ठंडा पड़ गया। वो कह रहा था, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच के करीब पहुंच रहे हो तो याद रखना, कुछ सच जितना जानोगे उतना ही मरने के करीब जाओगे। तुम भी आदित्य राठौड़ की तरह खत्म हो जाओगे। कबीर समझ चुका था कि वो एक बहुत बड़े खेल में फंस चुका है। सवाल यह था, क्या वो इस केस की सच्चाई दुनिया के सामने ला पाएगा या फिर वो भी उसी कड़ी का अगला शिकार बनने वाला था? दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। कबीर माथुर को पहली बार एहसास हुआ कि वो जिस खेल में कूद चुका है वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था जितना उसने सोचा था। स्क्रीन पर चल रहा वीडियो उसकी चेतावनी के लिए काफी था, लेकिन कबीर ठहरने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत वीडियो को सेव किया, उसके मेटाडेटा को चेक किया, लेकिन सब कुछ प्रॉक्सी के पीछे छिपा था। यह वीडियो किसने भेजा था, क्यों भेजा था, और सबसे बड़ी बात, आदित्य राठौड़ की मौत से इसका क्या कनेक्शन था? कबीर के पास ज्यादा वक्त नहीं था। उसने आदित्य की पुरानी फाइलों को दोबारा खंगालना शुरू किया। उसमें एक नाम बार बार सामने आ रहा था, प्रोजेक्ट ब्लैक कोबरा। ये क्या था? कहीं ये वही इंटरनेशनल स्पाई नेटवर्क तो नहीं था जिसका जिक्र आदित्य की डायरी में था? लेकिन अगर ये सच था तो फिर ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा साजिश थी। कबीर ने अपनी रिसर्च जारी रखी और उसे एक ऐसा सुराग मिला जिसने पूरे मामले को उलट कर रख दिया। आदित्य राठौड़ की आखिरी लोकेशन उसके अपार्टमेंट से पहले एक गुप्त सरकारी बिल्डिंग थी जिसे आम लोग नहीं जानते थे, लेकिन वहां जाने के बाद वो 2 घंटे तक लापता रहा। ये 2 घंटे उसने कहां बिताए? क्या किसी ने उसे ब्लैकमेल किया था या फिर उसे वहीं पर मार दिया गया और बाद में उसके फ्लैट में ले जाया गया? कबीर को समझ आ गया कि वो जितना अंदर जाएगा उतना ही खतरा बढ़ेगा, और ठीक उसी रात उसे एहसास हुआ कि अब वो भी टारगेट बन चुका है। रात के अंधेरे में जब वो अपने अपार्टमेंट के बाहर आया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वो किसी को देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसका एहसास उसके हर कदम पर भारी होता जा रहा था। अगले ही पल एक कार उसकी तरफ तेजी से बढ़ी, जैसे उसे कुचलने के लिए आ रही हो। कबीर ने झट से साइड में छलांग लगाई और कार उसकी बगल से गुजर गई। लेकिन जाते जाते खिड़की से एक आदमी की आवाज आई, तू ज्यादा जानने की कोशिश कर रहा है कबीर, अगले बार इतनी किस्मत नहीं रहेगी। फिर कार अंधेरे में गुम हो गई। कबीर की सांसें तेज चल रही थीं। उसे समझ आ गया कि अब यह सिर्फ एक केस नहीं रहा, यह उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन चुका था। लेकिन कबीर जानता था कि वो रुक नहीं सकता। अगले दिन उसने सीधे आदित्य के सबसे करीबी दोस्त और एक पूर्व RAB एजेंट से संपर्क किया, रणवीर प्रताप सिंह। रणवीर अब एजेंसी छोड़ चुका था, लेकिन वो आदित्य के बारे में कुछ जानता था। जब कबीर उससे मिला तो उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। रणवीर ने धीरे से कहा, कबीर, तुझे नहीं पता तू किस चीज में घुस चुका है। आदित्य मारा नहीं गया, उसे सिस्टम ने खत्म किया है। उसने कुछ ऐसा देखा था जिसे कोई भी जिंदा आदमी नहीं देख सकता था। कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, प्रोजेक्ट ब्लैक कोबरा क्या है? रणवीर ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, एक ऐसा ऑपरेशन जो कभी अस्तित्व में नहीं था, एक ऐसा नेटवर्क जिसे सरकार के अंदर ही कुछ लोग चला रहे थे, और आदित्य ने इसे उजागर करने की कोशिश की, इसलिए उसे मिटा दिया गया। कबीर समझ गया कि वो सच के बेहद करीब पहुंच चुका है, लेकिन अब सवाल यह था, क्या वो इसे दुनिया के सामने ला पाएगा या फिर वो भी उसी साजिश का हिस्सा बनकर रह जाएगा? कबीर की सांसें तेज हो गई थीं। रणवीर की बातों में एक अजीब सी सिहरन थी, जैसे वो कुछ ऐसा कह रहा हो जिसे कहने की इजाजत नहीं थी। लेकिन कबीर अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने सीधे पूछा, अगर आदित्य मारा गया तो ये किसने किया? सरकार, कोई विदेशी एजेंसी या फिर कोई तीसरी ताकत? रणवीर ने धीरे से अपने चारों तरफ देखा।
फिर फुसफुसाया, कबीर, सच कभी सीधा नहीं होता। आदित्य ने एक ऐसी चीज पकड़ ली थी जो किसी भी देश को हिला सकती थी। यह सिर्फ भारत का मामला नहीं था, यह एक इंटरनेशनल ऑपरेशन था जिसमें कई देशों की एजेंसियां शामिल थीं, और ये प्रोजेक्ट ब्लैक कोबरा उसी ऑपरेशन का हिस्सा था। कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता? रणवीर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कड़वाहट थी। उसने कहा, क्योंकि मैं भी इसका हिस्सा था और मैंने भी कुछ ऐसा देखा जिसे देखने की इजाजत नहीं थी। आदित्य अकेला नहीं था कबीर, हम सब इस जाल में फंसे हुए थे। फर्क बस इतना था कि आदित्य सच बोलने की हिम्मत कर बैठा और उसकी कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। कबीर का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। अगर रणवीर सच कह रहा था तो इसका मतलब था कि भारत के अंदर ही कोई ऐसा नेटवर्क काम कर रहा था जो देश की सुरक्षा से खेल रहा था, और सरकार या तो इस बारे में जानती थी या फिर इसे छुपा रही थी। कबीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर ये इतना बड़ा मामला था तो आदित्य ने इसका कोई सबूत तो छोड़ा होगा। रणवीर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उसने छोड़ा था, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। वो सबूत वही डायरी थी जो जली हुई मिली थी, लेकिन आदित्य इतना बेवकूफ नहीं था कि वो सब कुछ एक ही जगह रख दे। उसने एक बैकअप जरूर बनाया होगा। कबीर का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। आदित्य की मेल, उसका लैपटॉप, या फिर कोई और छुपी हुई जगह। उसे तुरंत समझ आया कि जवाब उसी जगह मिलेगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, आदित्य का अपार्टमेंट। लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं था। वो जानता था कि उस पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने उसी रात आदित्य के अपार्टमेंट में घुसने का फैसला किया। वो जानता था कि उसे किसी भी हाल में वो बैकअप ढूंढना था। रात के 2 बजे, जब पूरा शहर सो रहा था, कबीर अपने चेहरे को ढककर आदित्य के अपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। ये वही जगह थी जहां से उसकी लाश मिली थी, लेकिन इस बार माहौल अलग था। दरवाजा बंद था, लेकिन कबीर को पता था कि ये एक आम लॉक नहीं था। ये एक सिक्योरिटी लॉक था जिसे कोई साधारण चोर नहीं तोड़ सकता था। लेकिन कबीर एक साधारण आदमी नहीं था। उसने कुछ सेकंड्स में लॉक को बाईपास किया और अंदर दाखिल हुआ। कमरे में अब भी वो अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई रहस्य अब भी इस जगह में सांस ले रहा था। कबीर ने जल्दी से लैपटॉप ऑन किया, लेकिन स्क्रीन लॉक थी। उसे पासवर्ड चाहिए था, और वो पासवर्ड सिर्फ एक ही शख्स को पता था, आदित्य। लेकिन कबीर जानता था कि एक एजेंट कभी भी अपनी सारी जानकारियां अपने दिमाग में नहीं रखता। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छुपा होता ही है। उसने कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर उस घड़ी पर पड़ी जो टेबल पर रखी थी। वो एक डिजिटल घड़ी थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। घड़ी के पीछे एक छोटा सा स्लिपर ड्राइव छुपा हुआ था। कबीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आदित्य ने सच में कुछ छोड़ रखा था। उसने जल्दी से उस ड्राइव को निकाला और अपने फोन में लगाया। जैसे ही उसने फाइल्स खोली, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्क्रीन पर एक वीडियो चल रहा था। उसमें आदित्य खुद था। वो किसी अंधेरे कमरे में बैठा था और धीरे धीरे बोल रहा था, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूं। लेकिन मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, ये एक हत्या थी। मैंने एक ऐसा सच देखा है जिसे कोई नहीं जानना चाहता। प्रोजेक्ट ब्लैक कोबरा सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है जो पर्दे के पीछे चल रही है। और अगर ये दुनिया उजागर हो गई तो बहुत से ताकतवर लोगों का अंत हो जाएगा। कबीर, अगर तुम मेरे दोस्त हो तो इस सच को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करना, लेकिन याद रखना, सच के बदले कीमत चुकानी पड़ती है। वीडियो खत्म हो चुका था। कबीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे अब समझ आ चुका था कि यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह पूरी दुनिया के खिलाफ एक साजिश थी, और अब वो भी इस खेल का हिस्सा बन चुका था। लेकिन सवाल यह था, क्या वो इस सच को दुनिया के सामने ला पाएगा, या फिर वो भी आदित्य की तरह सिर्फ एक और नाम बनकर रह जाएगा? कबीर की उंगलियां ठंडी पड़ चुकी थीं। मोबाइल स्क्रीन पर आखिरी फ्रेम फ्रीज हो चुका था। आदित्य की थकी हुई, डरी हुई आंखें, मौत के साए में बसा सच उसके सामने था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। वीडियो खत्म होते ही कबीर ने तेजी से चारों ओर देखा। एक जासूस का इंस्टिंक्ट कहता है कि जब भी कोई बड़ा सच तुम्हारे सामने आता है तो खतरा पहले से ही तुम्हारे आसपास मंडरा रहा होता है। उसने तुरंत अपने फोन से वो फाइल ट्रांसफर की और ओरिजिनल ड्राइव को वापस घड़ी के अंदर छुपा दिया। लेकिन अगले ही पल दरवाजे के पीछे हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्या कोई बाहर था? क्या उसे ट्रैक किया जा चुका था?
एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना उसने लाइट बंद की, खिड़की की तरफ लपका और धीरे से पर्दे के पीछे से झांका। नीचे एक काली एसयूवी खड़ी थी। इंजन बंद था, लेकिन साइलेंसर से हल्का धुआं निकल रहा था। इसका मतलब था कि कोई अंदर बैठा हुआ था, निगरानी कर रहा था। कबीर ने गहरी सांस ली। उसे अब निकलना था, लेकिन सीधे दरवाजे से जाना मतलब मौत को दावत देना था। उसने जल्दी से बैग उठाया, लैपटॉप बंद किया और बालकनी के रास्ते नीचे उतरने की कोशिश की। तभी दरवाजा धड़धड़ाने लगा। किसी ने पूरी ताकत से धक्का मारा। कबीर को समझ आ गया कि उसके पास सिर्फ कुछ सेकंड्स का समय था। वो बिना आवाज किए रेलिंग से लटक गया, धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। दूसरा फ्लोर, फिर पहला, और जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, दरवाजा जोर से खुला और अंदर घुसते ही टॉर्च की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। वो लोग आ चुके थे। कबीर के पास अब बस कुछ ही सेकंड थे। उसने खुद को अंधेरे में छुपाया, सांसें रोकीं और एसयूवी के पास खड़े गार्ड पर नजर गड़ाई। वो आदमी रेडियो पर किसी से बात कर रहा था। वो यहीं होना चाहिए। कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। इसका मतलब वो अंदर ही छुपा है। कबीर को अब भागना था, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। वो समझ चुका था कि सिर्फ आदित्य की मौत ही नहीं, बल्कि पूरा प्रोजेक्ट ब्लैक कोबरा एक गहरे साजिश का हिस्सा था। यह सिर्फ एक एजेंसी का काम नहीं था, यह बहुत ऊंचे स्तर पर चल रहा था। उसने अपनी जैकेट की जेब में रखे छोटे ईएमपी डिवाइस को ऑन किया, जो 1 मिनट के लिए सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ब्लॉक कर सकता था। जैसे ही उसने बटन दबाया, एसयूवी की लाइट्स झपकने लगीं। गार्ड के हाथ में पकड़ा रेडियो अचानक बंद हो गया और ऊपरी फ्लोर से आ रही आवाजें एक पल के लिए रुक गईं। यही मौका था। कबीर तेजी से दौड़ा, गली के अंधेरे में गुम हो गया। पीछे से कुछ आवाजें आईं, भाग रहा है, पकड़ो उसे। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। कबीर गली मोहल्लों के रास्ते अंधेरे में खो चुका था। वो जानता था कि अब वो सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं रहा, अब वो खुद इस खेल का हिस्सा बन चुका था। और इस बार उसके पास सच था, लेकिन सच बोलने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। ये आदित्य ने पहले ही साबित कर दिया था। अगला कदम क्या होगा? कबीर को इस खेल में आगे बढ़ना था, लेकिन उससे पहले उसे किसी भरोसेमंद इनसाइडर की जरूरत थी। कोई जो सिस्टम के अंदर था, लेकिन अब भी सिस्टम से लड़ने को तैयार था। उसने सीधे अपने पुराने सोर्स अल्ताफ मिर्जा से संपर्क किया। अल्ताफ एक एक्स हैकिंग स्पेशलिस्ट था, जिसने एक बार सरकारी सर्वर में सेंध लगा दी थी और अब अंडरग्राउंड चला गया था। फोन बजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक मैसेज आया, क्या तुम अभी तक जिंदा हो? कबीर ने जवाब दिया, अगर जवाब नहीं मिला तो ज्यादा देर नहीं रहूंगा। कुछ सेकंड बाद लोकेशन पिंग हुई। मुंबई की एक पुरानी इमारत, जहां गैर कानूनी साइबर हैकिंग चलती थी। कबीर वहां पहुंचा तो देखा कि अल्ताफ पहले से इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू आएगा, अल्ताफ ने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए कहा। तेरी हालत देख के लग रहा है कि तूने कुछ बहुत गलत देख लिया है। कबीर ने सीधा मुद्दे पर आते हुए कहा, मुझे कुछ फाइल्स को क्रैक करवाना है। सरकारी एन्क्रिप्शन लगे हैं। यह प्रोजेक्ट ब्लैक कोबरा से जुड़ी है। अल्ताफ के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, तुझे पता भी है तू किस चीज में हाथ डाल रहा है। ये लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कबीर ने अल्ताफ की आंखों में देखा। अगर मैंने इसे उजागर नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे। यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, यह देश की सुरक्षा का सवाल है। कोई है जो सिस्टम के अंदर बैठकर सब कुछ चला रहा है। हमें उसे रोकना होगा। अल्ताफ ने लैपटॉप खोला। फाइल्स डालते ही स्क्रीन पर लाल रंग के कोड्स चमकने लगे। कुछ सेकंड्स बाद स्क्रीन पर एक नाम उभर आया, K27। कबीर ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। यह कौन है? उसने पूछा। अल्ताफ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, K27 कोई आदमी नहीं है। यह एक कोड नेम है, एक छाया, एक ऐसा ऑपरेटिव जो दुनिया के किसी भी सिस्टम में घुस सकता है और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो सकता है। और सबसे खतरनाक बात, यह भारत के अंदर ही है। कबीर को अब समझ आ गया था कि यह लड़ाई कितनी बड़ी थी। यह सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं थी, यह एक इंटरनेशनल गेम था, जिसमें खिलाड़ी दिखते नहीं थे, लेकिन उनकी चालें पूरे देश को हिला सकती थीं। अगला कदम साफ था। कबीर को K27 को ढूंढना था, लेकिन सवाल था कि क्या वो ऐसा कर पाएगा, या फिर वो भी इस अंधेरे खेल में सिर्फ एक और मोहरा बनकर रह जाएगा। कबीर ने अल्ताफ की आंखों में झांका। उसकी बातों में जो डर था, वो किसी मामूली खतरे का नहीं था। ये वो डर था जो किसी ऐसी चीज को छूने पर महसूस होता है जो इंसान की पकड़ से परे हो।
K27 ये कोई आम नाम नहीं था, कोई भूतिया छाया थी जो अंधेरे में रहती थी लेकिन हर चीज पर नजर रखती थी। कबीर को समझ आ गया था कि अब मामला सिर्फ आदित्य की मौत तक सीमित नहीं था, ये उसे कहीं बड़ा था। उसने अल्ताफ से पूछा, क्या तुझे इस K27 के बारे में कोई और जानकारी मिल सकती है? अल्ताफ ने चिढ़कर कहा, तू क्या सोचता है कि ये कोई फेसबुक प्रोफाइल है जिसे सर्च कर लेंगे? ये लोग सिस्टम के अंदर भी दिखते नहीं हैं लेकिन हर जगह होते हैं। अगर हम इनके करीब भी पहुंचे तो या तो हम गायब हो जाएंगे या फिर हमारी लाश मिलेगी। कबीर ने अपने फोन पर स्क्रीनशॉट्स निकाले और अल्ताफ के सामने रखे। ये देख, आदित्य की भेजी हुई आखिरी लोकेशन और ये उसकी डायरी का स्कैन। इस आदमी को मारने के पीछे सिर्फ उसकी खबर नहीं थी बल्कि ये एक पूरा नेटवर्क था जो उजागर होने वाला था और K27 इसका सबसे बड़ा सुराग हो सकता है। अल्ताफ ने धीरे से स्क्रीनशॉट्स देखे और फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर कुछ कोड टाइप करने लगा। कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर लाल रंग के अलर्ट्स चमकने लगे। डैम इट, किसी ने इस फाइल पर सिक्योरिटी लॉक लगा रखा है और ये कोई आम लॉक नहीं है बल्कि ये सरकारी मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन है। इसका मतलब यह है कि आदित्य के पास जो जानकारी थी वो इतनी खतरनाक थी कि उसे छुपाने के लिए सरकार ने खुद हाथ आजमाया था। कबीर के दिमाग में सवालों का सैलाब उठने लगा। क्या आदित्य सच में सिर्फ एक जासूस था या फिर वो किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन चुका था? और अगर सरकार भी इस खेल में थी तो असली दुश्मन कौन था? अल्ताफ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर हमें इस फाइल का लॉक तोड़ना है तो हमें किसी इनसाइडर की जरूरत होगी, कोई ऐसा जो सिस्टम के अंदर से इसे अनलॉक कर सके। कबीर ने सोचा। उसके पास सिर्फ एक ही नाम था, मेजर विक्रम राठौड़। इंडियन इंटेलिजेंस में एक पुराना नाम जिसने कई सीक्रेट ऑपरेशंस किए थे लेकिन अचानक कुछ सालों पहले वो गायब हो गया। कहा जाता है कि उसने सिस्टम से अलग होकर अपनी खुद की लड़ाई छेड़ दी थी। अगर कोई K27 के बारे में जानता था तो वो वही था, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं था। कबीर ने अल्ताफ से कहा, मुझे मेजर विक्रम का पता निकाल कर दे सकता है? अल्ताफ ने सिर झटका। तू क्या सोचता है कि मैं कोई जादूगर हूं? यह आदमी सरकार की नजरों से भी गायब हो चुका है, लेकिन अगर कोई तरीका है तो वो है रेड डोजियर। ये एक सीक्रेट फाइल है जो सिर्फ हाई लेवल इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के लिए होती है। अगर हमें ये फाइल मिल जाए तो हमें मेजर विक्रम का लोकेशन भी मिल सकता है और शायद K27 के पीछे कौन है ये भी। कबीर को समझ आ गया था कि अगला कदम कितना खतरनाक होने वाला था। रेड डोजियर को पाना मतलब सीधे आग से खेलने जैसा था, लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। आदित्य की मौत का बदला लेना सिर्फ एक मकसद नहीं रह गया था, अब यह लड़ाई थी उस अदृश्य ताकत के खिलाफ जो पर्दे के पीछे से इस पूरे देश को हिला रही थी। लेकिन क्या कबीर इस खेल को जिंदा रहकर खेल पाएगा या फिर वो भी आदित्य की तरह सिर्फ एक और मोहरा बनकर रह जाएगा? कबीर के पास अब एक ही रास्ता था, रेड डोजियर तक पहुंचना। लेकिन यह आसान नहीं था। यह फाइल सीधे नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के सीक्रेट आर्काइव में रखी जाती थी, जिसे हैक करना नामुमकिन था और वहां तक पहुंचना मौत को न्योता देने जैसा था। लेकिन कबीर जानता था कि हर सिस्टम में एक दरार होती है और उसे बस वही दरार ढूंढनी थी। अल्ताफ ने तेजी से कोड्स रन किए और सरकारी सर्वर का एक ओपन चैनल ढूंढ निकाला जो पब्लिक नेटवर्क से जुड़ा था। यही एक तरीका है, अल्ताफ ने कहा, लेकिन यह सिर्फ 5 मिनट के लिए खुला रहेगा। अगर हमें कुछ निकालना है तो अभी करना होगा। कबीर ने घड़ी देखी और बिना वक्त गंवाए फाइल स्कैन करनी शुरू की। स्क्रीन पर हजारों नाम और कोड्स आ रहे थे, लेकिन फिर अचानक एक नाम उभरा, विक्रम राठौर, डिसअवॉइड ऑपरेटिव। कबीर के दिल की धड़कन तेज हो गई। अल्ताफ ने कहा, यहां एक पते का जिक्र है, संदीप नगर, दिल्ली। ये कोई सरकारी सेफ हाउस नहीं लगता, बल्कि कोई प्राइवेट ठिकाना है। कबीर ने बिना समय गंवाए लोकेशन सेव की और फौरन निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी अल्ताफ के सिस्टम पर एक अलर्ट ब्लिंक हुआ, इंट्रूजन डिटेक्टेड। शिट, हमें ट्रैक किया जा रहा है। अल्ताफ ने जल्दी से सर्वर से लॉग आउट किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हमें यहां से अभी निकलना होगा। कबीर ने अल्ताफ का हाथ खींचा और दोनों तेजी से बेसमेंट के सीक्रेट एग्जिट से बाहर भागे। बाहर अंधेरा था, लेकिन दूर एक काली गाड़ी तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। कबीर ने अल्ताफ की ओर देखा। अगर मैं पकड़ा गया तो इस मिशन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तू यहां से निकल, मैं इन्हें डाइवर्ट करता हूं। अल्ताफ ने विरोध किया, लेकिन कबीर पहले ही गली के दूसरी तरफ भाग चुका था। गाड़ी रुकते ही 4 लोग बाहर निकले, काली पोशाक में, हथियार बंद। वो भाग रहा है, पकड़ो उसे।
कबीर ने एक संकरी गली में छलांग लगाई और तेजी से दौड़ने लगा। उसे पता था कि अगर उसने एक बार भी गलत मोड़ लिया तो ये उसका आखिरी दिन होगा। लेकिन उसे बस संदीप नगर पहुंचना था, विक्रम राठौड़ को ढूंढना था और उस सच तक पहुंचना था जिसे इतने सालों से छुपाया गया था। लेकिन क्या वो इस रेस में जीत पाएगा या फिर वो भी उन्हीं अंधेरों में खो जाएगा जहां आदित्य को हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था। दिल की धड़कनों के साथ दौड़ते कबीर को महसूस हो रहा था कि अंधेरी गलियों में उसके कदमों की गूंज अब अकेली नहीं थी। पीछे से आती भारी बूट्स की आवाज साफ बता रही थी कि जो भी उसका पीछा कर रहे थे वो कोई आम गुंडे नहीं थे, ये प्रोफेशनल ऑपरेटिव्स थे। शायद वही लोग जिनका नाम सरकार तक नहीं लेती। सांसें उखड़ रही थीं लेकिन दिमाग अब भी साफ था। उसे मालूम था कि अगर वो अब फंसा तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। संदीप नगर तक पहुंचना था किसी भी हाल में। अंधेरे में एक टूटी फूटी बिल्डिंग दिखी, शायद कोई पुरानी फैक्ट्री। कबीर ने बिना एक पल गंवाए छलांग लगाई और अंदर घुस गया। लेकिन एक गलती हो गई, दरवाजा बंद करने की फुर्सत नहीं मिली और पीछे से आती आवाजें अब और करीब थीं। वो जानता था कि कुछ ही सेकंड में उसे घेर लिया जाएगा, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी पुराने लोहे के पाइप्स, मशीनों की जंग लगी बॉडी और एक पुराना जनरेटर। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जल्दी से एक पाइप उठाया और मशीन के तेल भरे पैनल पर दे मारा। अचानक चिंगारी निकली और पूरा फर्श जल उठा। धुआं इतना गहरा था कि कुछ भी देख पाना मुश्किल हो गया। बाहर से भागते कदमों की रफ्तार अचानक धीमी पड़ गई। कबीर ने इस मौके का फायदा उठाया और पिछले दरवाजे से बाहर कूद गया। लेकिन उसे ज्यादा वक्त नहीं मिला। सामने एक एसयूवी आकर रुकी, हेडलाइट्स सीधी उसकी आंखों पर पड़ी। दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। बहुत तेज भागते हो कबीर, लेकिन भूल गए कि शिकार हमेशा शिकारी के जाल में ही फंसता है। कबीर ने पहचान लिया, ये वही था जिसके बारे में फाइल में जिक्र था कि 27 का आदमी, कोई सरकारी भूत जिसका नाम रिकॉर्ड्स में नहीं था। लेकिन यहां एक अजीब बात थी, उसके हाथ में हथियार नहीं था। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम सच के बहुत करीब पहुंच चुके हो, लेकिन तुम समझ नहीं रहे कि जिसे तुम सच मान रहे हो वो आधा खेल भी नहीं है। असली कहानी अभी बाकी है। कबीर ने पीछे देखा, कहीं भागने का रास्ता नहीं था। क्या ये उसका आखिरी मोड़ था या फिर यहां से एक नया दरवाजा खुलने वाला था? कबीर की नजरें उस आदमी की आंखों पर टिक गईं। वो डर नहीं रहा था, लेकिन जो देख रहा था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। K-27 का ये एजेंट जिसने अब तक पर्दे के पीछे से खेल खेला था, आज सामने क्यों आया था? क्या ये कोई जाल था या फिर वो सच में कुछ बताने आया था? कबीर के पास कोई और चारा नहीं था। वो बस उस पर नजरें गड़ाए खड़ा रहा। आदमी ने जेब से एक सिगरेट निकाली, जलाई और गहरी सांस लेते हुए कहा, तू समझ नहीं रहा कबीर। आदित्य मरा नहीं था, उसे मारा गया। लेकिन जिसने उसे मारा वो कोई इंसान नहीं था, वो एक सिस्टम था। एक ऐसा सिस्टम जो नाम बदलता है, चेहरे बदलता है, लेकिन कभी खत्म नहीं होता। कबीर ने मुट्ठी भींची, और तू उसी सिस्टम का हिस्सा है ना? आदमी हल्के से मुस्कुराया। हिस्सा? मैं इस खेल में सिर्फ एक मोहरा हूं, वैसे ही जैसे आदित्य था और वैसे ही जैसे अब तू बन चुका है। कबीर के दिमाग में सवालों का तूफान था। वो एक कदम आगे बढ़ा। अगर तू सच में मदद करना चाहता है तो बता कि विक्रम राठौर कहां है। आदमी ने सिर झुकाया। विक्रम? तू समझता है कि वो इस खेल का जवाब है? नहीं कबीर, विक्रम इस खेल का सबसे बड़ा सवाल है। कबीर का धैर्य अब जवाब देने लगा था। साफ साफ बोल। आदमी ने सिगरेट का आखिरी कश लिया और फेंक दिया। संदीप नगर। लेकिन यह मत समझना कि तू वहां जाकर जवाब पा लेगा। कभी कभी जवाब ढूंढने से पहले यह समझना जरूरी होता है कि सवाल क्या है, और तेरा सवाल अब भी गलत है। यह कहकर वो आदमी पीछे मुड़ा और एसयूवी में जाकर बैठ गया। गाड़ी की हेडलाइट्स फिर से चमकी और कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे में गायब हो गई। कबीर वहीं खड़ा रह गया। संदीप नगर, यही अगला पड़ाव था। लेकिन अब सवाल यह था कि वहां उसे जवाब मिलेगा या फिर मौत। कबीर की सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन दिमाग अब भी ठंडा था। संदीप नगर, यह नाम अब किसी जगह से ज्यादा एक पहेली बन चुका था। सड़क पर गाड़ियों की हलचल थी, लेकिन उसके लिए यह शोर अब एक बैकग्राउंड नॉइज के अलावा कुछ नहीं था। उसने फोन निकाला, मैप्स पर लोकेशन डाली, लेकिन कुछ भी ठोस नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह खुद ही अपना अस्तित्व छुपा रही हो। लेकिन वो जानता था कि हर चीज की एक एंट्री पॉइंट होती है।
और उसे वो एंट्री किसी भी हाल में ढूंढनी थी। उसने एक कैब रोकी और ड्राइवर से पूछा, संदीप नगर जानते हो? ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में उसकी तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी। कबीर ने एक लंबी सांस ली। उसके मन में कई सवाल थे। क्या यह सफर उसे जवाबों तक ले जाएगा या फिर यह भी एक और बंद दरवाजा साबित होगा? रास्ता लंबा था। शहर की चमकती लाइट्स धीरे धीरे कम होने लगीं और अब सड़कें संकरी होती जा रही थीं। चारों तरफ पुरानी जर्जर इमारतें, टिमटिमाते हुए साइन बोर्ड और कहीं कहीं जलते हुए स्ट्रीट लैंप्स। ड्राइवर ने अचानक गाड़ी रोक दी। बस यहां तक, आगे जाने का रास्ता नहीं है। कबीर ने इधर उधर देखा। कोई बोर्ड नहीं, कोई नाम नहीं, लेकिन एहसास था कि वो सही जगह पर पहुंच चुका है। उसने ड्राइवर को पैसे दिए और बाहर निकला। सामने एक पुराना गेस्ट हाउस था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से किसी ने इसकी देखभाल नहीं की हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही उसने पहला कदम अंदर रखा, अचानक पीछे से एक आवाज आई, बहुत देर कर दी कबीर, अब वापस जाने का रास्ता नहीं है। कबीर का दिल एक पल के लिए थम सा गया। आवाज अंधेरे से आई थी, लेकिन चेहरा अब भी छुपा हुआ था। उसने धीरे से अपने जैकेट के अंदर हाथ डाला, जहां उसकी पर्सनल सेफ्टी के लिए छोटा ब्लेड छुपा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, एक धीमी हंसी गूंज उठी। अगर मुझे तुझे मारना होता तो अब तक तू जमीन पर पड़ा होता। कबीर ने धीरे से अपनी उंगलियां ढीली की। तू कौन है? उसने पूछा। आंखें अंधेरे में उस छाया को ढूंढ रही थीं। अचानक एक माचिस जली और उस छोटे से पीले उजाले में एक चेहरा उभरा। दाढ़ी से ढका, आंखों में थकान, लेकिन किसी ऐसे इंसान का जो जिंदगी के कई थपेड़ों को झेल चुका हो। विक्रम राठौड़, आदमी ने हल्के से कहा और माचिस बुझा दी। अब कबीर की सांसें तेज हो चुकी थीं। तू जिंदा है? विक्रम हल्का सा हंसा। यह सवाल गलत है कबीर। सही सवाल यह है कि अगर मैं जिंदा हूं तो सरकार ने मुझे मरा हुआ क्यों घोषित किया? कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। हर चीज का एक सही समय होता है कबीर, और तुझे सच जानने का समय अभी नहीं आया। तो फिर मैं यहां क्या कर रहा हूं? विक्रम ने जेब से एक पुराना मुड़ा तोड़ा कागज निकाला और कबीर की तरफ बढ़ाया। ये पढ़। कबीर ने वो कागज खोला। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, ब्लैक लॉर्ड्स ऑपरेशन 1998। उसके माथे पर शिकन आ गई। ये क्या है? विक्रम ने सिगरेट जलाई और धुआं छोड़ते हुए कहा, वो पहला राज जिसने इस पूरे खेल की बुनियाद रखी। जिस दिन तुझे इसका मतलब समझ आ जाएगा, उस दिन तुझे यह भी समझ आ जाएगा कि आदित्य क्यों मारा गया और अगला नंबर तेरा क्यों हो सकता है। कबीर ने कागज को मुट्ठी में दबा लिया। बाहर अब भी वही अंधेरा था, लेकिन उसे एहसास हो गया था कि वो किसी ऐसी साजिश में घुस चुका है जहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था, आगे बढ़ना, सच को खोदना और इस पूरे खेल के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना। लेकिन क्या वो सच में इसके लिए तैयार था? कबीर की आंखों में हल्की बेचैनी थी, लेकिन चेहरे पर वही ठहराव। उसने कागज को और करीब से देखा। ब्लैक लॉर्ड्स ऑन ऑपरेशन 1998। ये नाम उसके लिए अनसुना था, लेकिन विक्रम की आंखों में जो सिहरन थी वो बता रही थी कि इस नाम के पीछे कुछ ऐसा छुपा था जिसे जानना आसान नहीं था। विक्रम ने धीरे से धुआं छोड़ा। तू समझता है कि आदित्य का केस अलग था? नहीं, यह सिर्फ एक धागा है उस जाल का जिसे सालों से बुना जा रहा है, और अगर तू उस जाल में घुस गया तो बाहर निकलना नामुमकिन होगा। कबीर ने गहरी सांस ली। मुझे जवाब चाहिए, मैं ये खेल छोड़ने नहीं आया हूं। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया। खेल? ये खेल नहीं कबीर, ये एक मकड़जाल है और इसमें सिर्फ शिकार फंसते हैं। शिकारी कभी दिखाई नहीं देता। कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया। तो मुझे शिकारी तक पहुंचना है। विक्रम ने एक पल उसे देखा, फिर जेब से एक पुरानी घड़ी निकाली और कबीर के हाथ पर रख दी। समय देख, ये वक्त का खेल है। गलत कदम और तू भी इतिहास बन जाएगा। कबीर ने घड़ी को गौर से देखा। ये कोई आम घड़ी नहीं थी। इसके पीछे छोटे अक्षरों में कुछ उकेरा गया था। उसने ध्यान से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में साफ नहीं दिखा। उसने विक्रम की तरफ देखा। यह क्या है? विक्रम ने हल्के से सिर झुका लिया। पहेली, जवाब खुद खोज, तभी तुझे समझ आएगा कि सच तक पहुंचने का असली रास्ता क्या है। कबीर कुछ कहने ही वाला था कि बाहर गाड़ियों के ब्रेक की तीखी आवाज गूंजी। विक्रम के चेहरे पर वही सन्नाटा था। उसने धीरे से कहा, अब भाग।
नहीं तो ये आखिरी मुलाकात होगी। कबीर ने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। उसके पास चंद सेकंड थे। फैसला करना था, लड़ना या भागना। कबीर ने एक पल भी घमवाए बिना दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। बाहर आते ही उसकी आंखें सड़क पर घूम गईं। दूर काले शीशों वाली एसयूवी की हेडलाइट्स चमक रही थीं। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन वो जानता था कि यह सन्नाटा महज एक छलावा था। असली तूफान बस आने ही वाला था। उसने जेब से फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह गायब। पीछे से विक्रम की आवाज आई, फोन फेंक दे कबीर, वो तुझ पर नजर रख रहे हैं। कबीर ने बिना एक पल सोचे फोन को जमीन पर पटका और अगले ही सेकंड तेजी से गलियों में दौड़ पड़ा। उसके कदमों की आवाज अब सिर्फ उसे ही सुनाई नहीं दे रही थी, पीछे से भारी बूट्स की आवाज भी उसके कानों तक आने लगी थी। यानी पीछा शुरू हो चुका था। उसने बिना देखे एक संकरी गली में छलांग लगाई। दीवारों पर हाथ टिकाकर खुद को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ा। एक तरफ कूड़े के ढेर, दूसरी तरफ टूटी फूटी इमारतें। अचानक एक गोली सर्र से उसके कान के पास से निकल गई। उसने झटके से खुद को नीचे गिराया और सांस रोक ली। दूर से भारी कदमों की आवाज और किसी के वॉकी टॉकी की फुसफुसाहट साफ सुनाई दी। वो यहीं कहीं है, एलिमिनेट ऑन साइट। कबीर ने हल्की सांस ली। उसके पास वक्त कम था। उसने सामने पड़ी एक टूटी पाइप को देखा। एक पल में दिमाग ने फैसला कर लिया। उसने पाइप को पकड़कर ऊपर की तरफ खुद को खींचा। पहली मंजिल पर झरोखे से अंदर दाखिल हुआ और धीरे से खुद को अंधेरे में छुपा लिया। बाहर से टॉर्च की रोशनी अब भी ढूंढ रही थी, लेकिन कबीर को यकीन था कि उसने खुद को फिलहाल सुरक्षित कर लिया था। लेकिन यह सिर्फ कुछ मिनटों का खेल था। उसे आगे बढ़ना था, लेकिन सवाल यह था कि कहां। संदीप नगर अब उसके लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसे जवाब चाहिए तो उसे विक्रम की घड़ी का राज खोलना होगा। उसने अंधेरे में बैठकर धीरे से घड़ी की पीछे की सतह को उंगलियों से महसूस किया। वहां एक बेहद बारीक नक्शा बना था। उसने हल्के से उंगलियों से उस पर रगड़ दी। अचानक घड़ी की पिछली सतह हल्की सी घूमी और अंदर से एक छोटी सी चाबी निकलकर कबीर की हथेली पर गिर गई। उसने चाबी को गौर से देखा और एक गहरी सांस ली। यह कोई आम चाबी नहीं थी। इसका ताला कहीं ना कहीं इस शहर की परतों के नीचे दबा पड़ा था और अब कबीर को उस दरवाजे तक पहुंचना था। लेकिन सवाल यह था कि दरवाजा खुलेगा कैसे। कबीर ने चाबी को मुट्ठी में भींच लिया। दिमाग अब और तेजी से दौड़ने लगा। अगर विक्रम ने यह चाबी उसे दी थी तो इसका मतलब था कि यह किसी न किसी रहस्य की कुंजी थी। लेकिन यह ताला आखिर है कहां? उसने घड़ी को फिर से पलटा और उंगलियों से उस नक्शे को महसूस किया। नक्शे की लकीरें किसी रास्ते का इशारा कर रही थीं, लेकिन यह सिर्फ वही समझ सकता था जो इस खेल का हिस्सा हो। कबीर ने याद किया कि विक्रम ने क्या कहा था, पहेली जवाब खुद खोज, तभी तुझे असली रास्ता मिलेगा। कबीर ने गहरी सांस ली। बाहर अब भी उन लोगों की मौजूदगी का एहसास हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने अभी हिम्मत नहीं दिखाई तो शायद ये उसके सफर का अंत बन सकता था। उसने हल्के कदमों से कमरे के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की अलमारी पर हाथ रखा। उंगलियां उसकी सतह पर फिसलीं और अचानक एक हिस्सा थोड़ा सा अंदर धंस गया। एक हल्की सी क्लिक की आवाज आई और सामने फर्श पर एक चौकोर टाइल थोड़ी सी ऊपर उठ गई। कबीर के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने जल्दी से उसे हटाया। नीचे एक संकरी सीढ़ी जा रही थी। बिना वक्त गंवाए उसने अंदर छलांग लगा दी। ऊपर से टाइल खुद ब खुद वापस अपनी जगह पर आ गई। अब वो एक संकरी अंधेरी सुरंग में था, हाथ में विक्रम की दी हुई चाबी और सामने अंधकार। लेकिन वो जानता था कि अंधेरा ही असली सच तक पहुंचने का रास्ता होता है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अंधेरे में खो गया। पीछे सिर्फ एक सन्नाटा था और वो सवाल जिसका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला था। ब्लैक लॉर्ड्स ऑपरेशन 1998, इसका सच आखिर क्या था? और यहीं खत्म होती है हमारी आज की कहानी। लेकिन क्या ये सच में अंत है या सिर्फ एक नई शुरुआत? कबीर के हाथ में वो चाबी थी जो शायद सालों पुराने एक ऐसे राज का दरवाजा खोल सकती थी जिसे जानने वाले या तो जिंदा नहीं बचे या फिर उन्होंने हमेशा के लिए अपनी जुबान सिल ली। ब्लैक लॉर्ड्स ऑपरेशन 1998, एक ऐसा नाम जिसे इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की गई। लेकिन क्या सच को कभी मिटाया जा सकता है? विक्रम कौन था? वो मरा क्यों नहीं? आदित्य की मौत क्या महज एक मोहरा थी या किसी बड़े खेल की पहली चाल?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या कबीर इस अंधेरे रास्ते से बाहर निकल पाएगा, या ये सुरंग उसे एक ऐसी सच्चाई तक ले जाएगी जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होगा? अगर आपको इस कहानी ने झकझोर दिया, अगर आपको लगता है कि हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक हो सकती है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि सच हमेशा उजाले में नहीं होता, कभी कभी उसे अंधेरे में जाकर खोजना पड़ता है। मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए रहस्य, एक नई साजिश के साथ। तब तक के लिए खुद से सवाल पूछते रहिए, क्या जो दिखता है वही सच होता है?